हे गाइस, इट्स मेडिकल मल्टीवर्स। तो आज का टॉपिक है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग मतलब क्या? पंछी के पंखे। तो एग्जैक्टली एज पर द नेम, जब स्कैपुला पंखे की तरह दिखाई देता है तब उसे कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो विंगिंग ऑफ स्कैपुला मीन्स विंग अपीयरेंस, विंग लाइक अपीयरेंस ऑफ स्कैपुला। सो ये विंग अपीयरेंस कैसे होता है? बेसिकली स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है वो जब बाहर की तरफ प्रोमिनेंट हो जाता है तो स्कैपुला विंग की तरह दिखाई देता है। तो यही है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो द मीडियल बॉर्डर जो होता है, मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है तब उसे विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। सो हियर्स इन दिस केस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द राइट स्कैपुला इज प्रोमिनेंट, सो द स्कैपुला इज विंग्ड। अब आ जाते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला के कॉज की तरफ। सो कॉज ऑफ विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो जैसा कि हमने बताया कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला में स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और कह सकते हैं मीडियल बॉर्डर बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मीडियल बॉर्डर में सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है। सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है। तो अब सेरेटस एंटीरियर मसल का एक काम है कि ये स्टेबिलिटी देता है स्कैपुला को। सो सेरेटस एंटीरियर मसल गिव स्टेबिलिटी टू द स्कैपुला। कैसी तरह का स्टेबिलिटी? ये स्कैपुला को पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल में होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है। तो इट होल्ड्स स्कैपुला। तो सेरेटस एंटीरियर मसल होल्ड स्कैपुला टू द against the posterior thoracic wall। तो अब देखिए, सेरेटस एंटीरियर मसल में अगर पैरालिसिस हो जाए तो ये स्कैपुला को और अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल में। तो इसकी वजह से क्या होगा? स्कैपुला स्टिक्स आउट, मतलब बाहर निकलने लगेगा। और हमने बताया था कि स्कैपुला प्रोमिनेंट होने लगता है, तो इसकी वजह से विंग लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है। सो बेसिकली यही है कॉज। अब जो सेरेटस एंटीरियर में पैरालिसिस होने का भी कारण हो सकता है। तो कॉज ऑफ पैरालिसिस क्या हो सकता है? कॉज ऑफ पैरालिसिस हो सकता है कि देखिए, सेरेटस एंटीरियर जो मसल है, सेरेटस एंटीरियर, इसे इनर्वेट करता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। मतलब लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाइज द सेरेटस एंटीरियर मसल। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाइज द सेरेटस एंटीरियर मसल। अब अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व में डैमेज हो जाए तो ऑटोमेटिक सेरेटस एंटीरियर भी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेगा, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला तो दिखाई देगा। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व में डैमेज हो सकता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व में डैमेज हो सकता है। सो डैमेज भी दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है इंजरी जैसे शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, शोल्डर डिसलोकेशन। और क्या हो सकता है? नेक ट्विस्ट हो सकता है, नेक में ट्विस्ट आ जाए और बोला शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, नेक ट्विस्ट आ सकता है। और जो एथलीट्स जो रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, एथलीट्स रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं। और हम जब समझिए कार वॉशिंग में रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, तो ऐसी तरह से बहुत तरह के रिपीटेटिव मूवमेंट से भी जो कि है इंजरी हो सकता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व का रिपीटेटिव मूवमेंट्स। सो ये हुआ इंजरी का कॉज। और एक कॉज क्या हो सकता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज का? और एक बात मैं बताऊंगा कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व आ कहाँ से सकता है, मतलब आ रहा है कहाँ से? ब्रैकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा है, C5, C6, C7। तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व में C5, C6, C7 से ही आता है। तो ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सो हम कहा थे लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज हो सकता है इंजरी से, ये कारण हो सकता है। और एक कारण हो सकता है सर्जरी की वजह से। सर्जरी जैसे कि एक होता है मस्टेक्टोमी। अब मस्टेक्टोमी का मतलब होता है
ये बेसिकली वुमेन में करा जाता है। वुमेन में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो कि ब्रेस्ट का रिमूवल होता है और ब्रेस्ट टिश्यू का रिमूवल होता है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट सर्जरी में, उसे मास्टेक्टोमी कहते हैं। तो मास्टेक्टोमी में क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ का जो रिमूवल होता है वह लॉन्ग थोरेसिक सर्जरी की वजह से लॉन्ग थोरेसिक नर्व में, जो कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, उसमें डैमेज हो सकता है। तो ये कारण हो सकता है मास्टेक्टोमी में। और क्या हो सकता है, और सर्जरी जैसे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड में, एक्सिलरी लिम्फ नोड के सर्जरी में हो सकता है जो डैमेज लॉन्ग थोरेसिक नर्व में। तो बेसिकली यही कारण है। अब जान लेंगे इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है। हमने देखा लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज की वजह से जो कि सेरेटस एंटीरियर है उसमें पैरालिसिस हुआ, और उसकी वजह से जो कि स्कैपुला है वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला प्रोमिनेंट हो रहा है बाहर की तरफ। तो इसके वजह से इफेक्ट्स क्या क्या होंगे बॉडी में। सो पहले हम क्या बोला था मैंने कि सेरेटस एंटीरियर में पैरालिसिस होगा। तो पहले हम वो कारण एक बार फिर से लिख लेते हैं, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। अब इस पैरालिसिस का ही इफेक्ट होगा। क्या होगा इफेक्ट पैरालिसिस का? देखिए, सेरेटस एंटीरियर का एक फंक्शन होता है कि ये 90 डिग्री ओवर एबडक्शन करता है। 90 डिग्री ओवर एबडक्शन जो होता है, एबडक्शन में जो कि डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस है, 0 से 90 डिग्री तक एबडक्शन तो कर देता है। और उसके बाद जो कि सेरेटस एंटीरियर होता है, सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल 90 डिग्री के ऊपर ओवर एबडक्शन ऑफ 90 डिग्री करता है, मतलब 90 डिग्री के ऊपर एबडक्शन करता है एकदम 180 डिग्री तक। तो उसमें सेरेटस एंटीरियर मसल काम आता है। अब अगर पैरालिसिस हो गया सेरेटस एंटीरियर को, तो 90 डिग्री एबडक्शन कैसे होगा? तो पहला इफेक्ट है कि पर्सन है वो अनेबल टू 90 डिग्री ओवर एबडक्शन, मतलब वो अपना हाथ अपने सिर के ऊपर नहीं ले जा पाएगा। यही है विंगिंग ऑफ स्कैपुला का पहला इफेक्ट। और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? नेक में, हैंड में, शोल्डर में वीकनेस दिखाई दे सकता है, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व का प्रॉब्लम है, इसलिए नेक, हैंड, शोल्डर मतलब पूरे एक्सिलरी एरिया में जो कि वीकनेस दिखाई देगा। और क्या हो सकता है? और जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला का पेशेंट है वो ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट, ही इज़ अनेबल टू पुल, ही इज़ अनेबल टू पुश, मतलब ये सब वो नहीं कर पाएगा। और जो कि तो क्या हुआ है? अनेबल टू पुश पुल, अनेबल टू पुश पुल लिफ्ट, द पर्सन अनेबल होगा। और चौथा कॉज क्या हो सकता है? शोल्डर फैटिक, शोल्डर में फैटिक होगा, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर का जो पैरालिसिस है तो शोल्डर फैटिक तो होगा ही। और क्या हो सकता है? शोल्डर ड्रूपिंग, शोल्डर फैटिक, शोल्डर ड्रूपिंग, शोल्डर फैटिक, शोल्डर ड्रूपिंग। और एक हो सकता है जो कि जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं, उसे फ्रोजन शोल्डर, और क्या कह सकते हैं? शोल्डर कैप्सुलिटिस भी कह सकते हैं, शोल्डर कैप्सुलिटिस भी कह सकते हैं, शोल्डर कैप्सुलिटिस। तो शोल्डर कैप्सुलिटिस जिसे फ्रोजन शोल्डर भी कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि शोल्डर स्टिफ हो जाता है, स्टिफ। तो ये इफेक्ट्स दिखाई दे सकता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में। तो मेन कारण है सेरेटस एंटीरियर का पैरालिसिस, उसकी वजह से ये पांचों इफेक्ट्स दिखाई दे सकता है। अब आता है डायग्नोसिस में। डॉक्टर कैसे समझेगा कि पेशेंट को विंगिंग ऑफ स्कैपुला है? सो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? पहले तो ऑब्वियस साइन ढूंढना पड़ेगा, ऑब्वियस साइन ऑफ विंगिंग स्कैपुला।
वो क्या है ऑब्वियस साइन कि पेशेंट का जो स्कैपुला है, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर आउटवर्ड है। तो डॉक्टर ऑब्वियस साइन ढूंढेगा विंग ऑफ स्कैपुला का। वो कैसे ढूंढेगा? डॉक्टर पेशेंट को बोल सकता है कि हैंड और जो कि शोल्डर है, शोल्डर के मूवमेंट करो। शोल्डर और हैंड के मूवमेंट करने पर डॉक्टर समझ जाएगा कि उसे विंग ऑफ स्कैपुला है या नहीं। और एक टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में जो एग्जैक्टली जाना जा सकता है कि किस नर्व के और किस मसल में प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट रेकमेंड कर सकता है डॉक्टर। सो यही था डायग्नोसिस। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो अगर विंग ऑफ स्कैपुला उतना सीवियर नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट करा जा सकता है। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी रेकमेंड करते हैं, फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी करने से क्या होता है, जो कि शोल्डर और शोल्डर में जो शोल्डर स्टिफनेस है, शोल्डर स्टिफनेस वो दूर होता है। तो शोल्डर स्टिफनेस दूर होता है। और क्या हो सकता है, जो ROM है, रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर, ROM ऑफ शोल्डर वो नॉर्मल हो सकता है। तो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी पहले ही रिकमेंड करते हैं। और क्या कर सकते हैं डॉक्टर? मेडिकेशंस, मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स। और क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो डॉक्टर यही पहले रिकमेंड करेंगे। अब बेसिकली ये एक ऐसा डिजीज़ है। और एक है नेक ब्रेस दे सकते हैं। जैसे कि हमने जाना मेन नेक में प्रॉब्लम हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, तो नेक ब्रेस दे सकते हैं जिससे कि नेक स्टेबल रहता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि विंग ऑफ स्कैपुला तो इन ट्रीटमेंट को करने के बाद ठीक हो जा सकता है, मतलब बेसिकली ठीक होता है। अब कुछ केसेस में वो सीवियर हो सकता है। तो सीवियर केसेस में हम क्या करते हैं, सीवियर केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्कैपुलोथोरेसिक फ्यूजन रिकमेंड करते हैं। स्कैपुलोथोरेसिक फ्यूजन। What is scapulothoracic fusion? It is a surgery where the scapula is forcefully fused with the thoracic cage, posterior thoracic cage। हमने बताया था कि वो अलग होता है और उसकी वजह से वो प्रोमिनेंट होने लगता है बाहर की तरफ। तो उसे हम फोर्सफुली फ्यूज करते हैं थोरेसिक केज के साथ स्कैपुला को। तो यही होता है स्कैपुलोथोरेसिक फ्यूजन, बेसिकली सर्जरी। तो ये सर्जरी होता है सीवियर केसेस में। और क्या हो सकता है, नर्व मसल ट्रांसफ़र हो सकता है, नर्व एंड मसल ट्रांसफ़र। तो यही हो सकता है बेसिकली।